स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। कल हम लोगों ने पढ़ा भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, और हम मुख्य रूप से बात करें तो हम यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे थे। और आज हम उसी के संदर्भ में फ्रांसीसियों के आगे का जो टॉपिक है कर्नाटक युद्ध, जिसमें हम 3 प्रकार का कर्नाटक युद्ध देखेंगे, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। क्या कारण था, किस प्रकार से अंत होता है, आज हम सारी कहानी को, सारे आपके फैक्ट्स को मैंने इस पर इंक्लूड किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कर्नाटक युद्ध जो है कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इसको लोग स्किप कर देते हैं। ये बहुत डायनेमिक टॉपिक है, कौन किधर सपोर्ट कर रहा है, कौन राजा बन रहा है, कौन किसकी मृत्यु हो रही है, ये समझ में आता ही नहीं है। इसलिए लोग इसको छोड़ करके 1750 प्लासी के युद्ध से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इसे नहीं छोड़ा है, इसे हम टॉपिक बाय टॉपिक हम आपसे प्रॉमिस किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 100 अंक, जो आपका 100 शब्द में जो लिखने का जो पैटर्न जो आ गया है 67 68 से, तो उसमें ये आपको काम देगा। देखिए, आप किसी भी विषय की तैयारी करेंगे तो उसमें 100 शब्द आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 से 5 सवाल आएंगे तो टोटल मिला करके 100-150 का नंबर होता है। तो इसे तैयार करने के लिए आपको अब पीटी के साथ साथ ही आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपके साथ हूँ, मैं आपको करवाता ही चलूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे सबसे पहले उसका हम तत्कालीन कारण पहले पढ़ लेते हैं, तब ये आपको टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हम कहाँ पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी नहीं। जब हम पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे तब हम आपको वर्ल्ड इतिहास हम पढ़ाएंगे। इस युद्ध का अंत, किस युद्ध का अंत, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का अंत जो होता है किस माध्यम से होता है, एक्स-ला-शापेल की संधि के माध्यम से होता है। तो भारत में भी कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के था। तो फिर इसमें अंग्रेज और फ्रांस कैसे इंक्लूड हो गए, कैसे शामिल हो गए इसमें, तो हम ये भी समझेंगे। तीसरा कारण है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। ये एक तरफ ऑस्ट्रिया और पर्सा एक दूसरे के आमने सामने थे। तो पर्सा की तरफ कौन साथ दे रहा था और ऑस्ट्रिया को कौन साथ दे रहा था, हम ये भी समझेंगे। और इस प्रकार से हम देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। आज थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, थोड़ा धैर्य बना करके इस क्लास को देखेंगे, सुनेंगे भी, तभी आपको ये क्लास आपको समझ में आएगी। अन्यथा अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे कहानी को तो आप रास्ता भटक सकते हैं फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हुए चलेंगे। यहाँ बात हो रही है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, 1746 में हुआ है, 48 में समाप्त हुआ है। यह आपको मिलान करने के लिए भी सवाल आ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, लेकर के था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का शासक की मृत्यु के बाद उसका पद संभालने वाला कोई पुत्र नहीं था, केवल उनकी पुत्री थी। तो कुछ पक्ष ऐसा था, ऑस्ट्रिया का कुछ पक्ष ऐसा था जो उनकी पुत्री को शासिका बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ पक्ष ऐसा था जो उनकी पुत्री को शासक बनाने से मना कर दिया। अब क्या होता है, अंततः फ्रांस के लोग अपना व्यक्ति फ्रांस के लोग अपना व्यक्ति तथा अंग्रेज अपना व्यक्ति, है ना, अपना व्यक्ति को पद दिलाना चाह रहा था।
यह घटना, सॉरी यहाँ 1940 हो गया है, यहाँ 1740 आप लिख लेंगे, यहाँ 1740 लिख लेंगे यहाँ पे। यह घटना 1740 में चल रही थी। यहाँ आप क्या लिख लेंगे, 1740 लिख लेंगे, ठीक है, 1740 आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये मिस प्रिंटिंग हो गया है तो आप इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। यह खबर भारत में कब पहुंचती है, 1746 ईस्वी में पहुंचती है। इस समय भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों व्यापार कर रहे थे। कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। अंग्रेज का गवर्नर कौन है इस समय, निकोलस मार्श था। निकोलस मार्श गवर्नर था तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। यहाँ तक कहानी समझ गए। कहानी को सुनते हुए चलेंगे तभी आपको ये कहानी आपको समझ में आएगी। लास्ट पे मैंने इसको एक समीकरण कर दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कमांडर बर्नेट, कमांडर बर्नेट कहाँ का है, ये ब्रिटेन का है, अंग्रेज का आदमी है ये। नौसेना लेकर के कहाँ निकलता है, भारत निकलता है। किसके लिए, क्यों निकलता है, निकोलस मार्श की सहायता के लिए। निकोलस मार्श कौन था, अंग्रेजियों का गवर्नर था इस समय, कब, 1746 में, ठीक है, निकल पड़ा। तो यह खबर किसको मिलती है, डुप्ले को। तो डुप्ले कहता है किससे, कर्नाटक के शासक जो हैं, शासक से निवेदन किया कि आप इस क्षेत्र में कोई युद्ध ना करे, ऐसी घोषणा कर दीजिए। इस निवेदन को कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन मान लेता है। अनवरुद्दीन कर्नाटक का शासक था। अगर इस कहानी को समझेंगे तभी आप द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझ पाएंगे, ठीक है। इस निवेदन को मानते हुए अनवरुद्दीन ने अपने इस फैसला को घोषित कर दिया, ठीक है। क्या घोषित किया कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कोई युद्ध नहीं होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। आप लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कीजिए। अब अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, आगे बढ़ते हैं। डुप्ले ने क्या काम किया, अपने नौसेना कहाँ से मंगा लिया, मॉरिशस। मॉरिशस कहाँ पड़ता है, मैप पे जरूर देखिएगा आप लोग, बुलाता है। इसकी सेना लाबुर्डेन के नेतृत्व में आया, लाबुर्डेन के नेतृत्व में आया। अब बर्नेट, बर्नेट कौन है, जो निकलता है, कमांडर बर्नेट ब्रिटेन से। बर्नेट क्या करता है, बर्नेट भारत पहुंच गया था भारत, फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लिया। डुप्ले और लाबुर्देन ने दोनों मिल करके मद्रास पर हमला कर दिया और मद्रास को जीत भी लिया, ठीक है। अब अंग्रेज एक चाल चलते हैं, क्या, अंग्रेजों ने लाबुर्डेन को 4 लाख रुपया दिया, जिससे यह वापस चला गया, नौसेना लेकर के वापस चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज पुनः मद्रास पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांसीसियों के हाथ से मद्रास निकल गया, ठीक है, मद्रास निकल गया। अब क्या होता है, अब निकलने के बाद डुप्ले फिर जाता है कहाँ, अनवरुद्दीन के पास में। डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि मद्रास पर पुनः हमला करके उसे जीत कर आपको सौंप दूंगा, सिर्फ आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कि हम पुनः जा रहे हैं अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, मद्रास को हम जीतेंगे और आपको हम सौंप देंगे। अनवरुद्दीन सहमत हो गया, बोलो ठीक है आप जाइए युद्ध कीजिए। तो अनवरुद्दीन सहमत हो गया और डुप्ले ने मद्रास को पुनः जीत लिया। अब क्या होता है, कहानी को समझते हुए चलेंगे। इसके बाद अनवरुद्दीन अपने पुत्र, बड़ा बेटा है ये, अनवरुद्दीन का बड़ा बेटा है, महफूज खां को डुप्ले से मद्रास लेने के लिए भेजा। डुप्ले ने मना कर दिया, जिससे यहीं पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसे अडियार का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अडियार का युद्ध कब हुआ था, 1746 में हुआ था, याद रखेंगे 1746 में हुआ था। 46-47 में, जो भी आपका ऑप्शन आता है तो आप उसे टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
एवं सैंथोमे का युद्ध के नाम से जानता है। तो अडयार का युद्ध इसे ही कहते हैं और सैंथोमे का युद्ध इसे ही कहते हैं। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? अधमरा नदी के किनारे हुआ था। याद रखेंगे, अधमरा नदी के किनारे हुआ था। 1748 में ब्रिटेन में इस युद्ध का समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के माध्यम से होता है। इस संधि के माध्यम से कहा गया कि एक दूसरे का क्षेत्र जो विजित किए हैं, मतलब जो जीता गया है, फ्रांस जो है अंग्रेज का क्षेत्र जीत लिया है, अंग्रेज जो है कि फ्रांस का क्षेत्र जीत लिया है, तो एक दूसरे का क्षेत्र क्या करेंगे? वापस करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मद्रास पुनः किसके कब्जे में चला गया? अंग्रेजों के कब्जा में चला गया। वापस इस प्रकार मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया गया और अमेरिका में सेंट लुई नामक क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यूरोप में अगर फ्रांस और अंग्रेज यानी ब्रिटेन युद्ध करते थे तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यूरोप, अंग्रेज और फ्रांस के उपनिवेश था, वहाँ वहाँ पे युद्ध होता था। इसलिए तो यहाँ पे अमेरिका का चर्चा आ गया ना, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे अमेरिका का चर्चा भी आ गया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, डुप्ले ने पहली बार नोट किया, क्या नोट किया? कि भारतीय शक्ति को पराजित किया, है ना। यहीं से यूरोपीय कंपनी ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। डुप्ले ही ने तो हराया था किसे? महफूज खां को। कहाँ पे? अधमरा नदी के किनारे। याद रखेंगे। अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह आपको समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने क्या देखा, यही पे मैं समझाऊंगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक कर्नाटक है, कर्नाटक, मैं फिर से बताता हूँ। हमने देखा कि यूरोप यूरोप में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। एक तरफ से अंग्रेज अपना व्यक्ति बैठाना चाह रहे हैं इस पद पे, एक तरफ से फ्रांस के लोग बैठाना चाह रहे हैं। इसे लेकर के युद्ध हो गया। कहाँ? यूरोप में। कहाँ हो गया? यूरोप में युद्ध हो गया। ठीक है। यूरोप में जब युद्ध होता है तो अब भारत में इसका उपनिवेश था, किसका? अंग्रेजों का भी था और फ्रांसीसियों का भी था। तो भारत में क्या होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है। अंग्रेज जो है कि फ्रांसीसियों के जहाज पे कब्जा कर लेते हैं और फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कहानी समझ गए। फिर क्या होता है कि अंग्रेज जो है कि फ्रांसीसी का जो सेनापति था लाबुडेन, उसे 4 लाख रुपया देता है और कहता है कि अब वापस चले जाइए। वो चला गया। फिर से मद्रास छीन लिया अंग्रेज डुप्ले से। फिर से अनुरुद्दीन से विनती किया कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं आपको जीत करके सौंप दूंगा। सहमत हो गया। अब क्या काम हुआ? जीत लिया। अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खां को भेजता है, जाओ डुप्ले से मद्रास ले लो, संधि करवा लो उससे और उसको अपने अंडर कर लो। डुप्ले ने मना कर दिया, बोला नहीं देंगे। दोनों के मध्य युद्ध होता है। कहाँ पे? अडियार के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, समझ गए। एक्सला सापेल की संधि से एक्सला सापेल की संधि से क्या होता है? प्रथम ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का अंत होता है। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का अंत होता है, इस संधि में कहा गया था कि जो भी एक दूसरे का क्षेत्र जीते हैं वो वापस कर देंगे। इस प्रकार अंग्रेज को पुनः मद्रास मिल गया और फ्रांस को सेंट लुई मिल गया अमेरिका में। इस प्रकार से इस युद्ध का समाप्ति हो गया। इस कहानी को आप समझ गए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ। हर एक कर्नाटक युद्ध को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको इस कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, देखते हैं। यहाँ बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, लगभग 6 साल चला ही। आप वो कर सकते हैं, है ना, 5 साल 6 साल जो भी हो। इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के था। इस कहानी को जरूर समझिएगा और ज़रूर से सुनेंगे, और इसे अगर आप नहीं समझे तो आपको कहीं से सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हैदराबाद के निज़ाम कौन था इस समय 1749 में? आसफ जहां निज़ाम मुल्क था। आसफ जहां निज़ाम मुल्क था, जिसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए 3 लोग सामने आए। कौन कौन? नासिर जंग, जो आसफ जहां का पुत्र था। मुजफ्फर जंग कौन था? आसफ जहां का पोता था। और सलावत जंग क्या था? पुत्र था। किसका? आसफ जहां का। देखिए, आसफ जहां का 3 पुत्र, बड़ा, बीच का और छोटा। बड़ा का पुत्र था कौन? आपका जो पौत्र है, मुजफ्फर जंग। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई, किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। और जो आपका निज़ाम जो है आपका यहाँ पे निज़ाम मुल्क जो है, जो दूसरा बेटा जो उसका नाम क्या है? उसका नासिर जंग। और तीसरा है सलावत जंग। यही 3 लोग आज सामने आते हैं उत्तराधिकार के लिए। अब क्या होता है इसमें? इसमें नासिर जंग अपने आप को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया। तो नासिर जंग जो है, दूसरा जो पुत्र था आसफ जहां निज़ाम मुल्क का, इसके मरने के बाद क्या हो गया? यहाँ का नवाब घोषित कर दिया। तो बचा कौन आपका? मुजफ्फर जंग बचा और सलाबत जंग बचा। आप कहानी को सुनते हुए चलेंगे। सलाबत जंग उत्तराधिकार के लिए कभी दावेदारी नहीं किया था। ठीक है, सलाबत जंग कभी भी उत्तराधिकारी के लिए दावेदारी नहीं किया था। बचा कौन? अब मुजफ्फर जंग बचा है। यही अब दावेदारी कर रहा है कि अब हमें नवाब बनना है, क्योंकि बड़ा बेटा का वो पुत्र था और उसका पोता था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब दोस्त अली था। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र अनवरुद्दीन यहाँ का नवाब बनता है। जो हम प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम देखे हैं, वही अनवरुद्दीन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और इस नवाब पद के लिए दोस्त अली का दामाद चंदा साहब भी नवाब पद का दावेदारी कर रहा था। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब का रिश्ता क्या हुआ? साला बहनोई का रिश्ता हुआ। तो बहनोई कैसे बन सकता है? दामाद कैसे बन सकता है नवाब? असली हकदार तो यही होगा, तो आपका अनवरुद्दीन ही होगा। फिर भी ये दावेदारी कर रहा है। उपरोक्त विवादों को, जो ऊपर में चल रहा था सारा प्रक्रिया जो भी पढ़ के आ रहे हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भली भांति समझ गया। यह पहली बार भारतीय शक्तियों को पराजित किया था महफूज खां को, यह समझ गया। हैदराबाद, अब इसका षड्यंत्र देखिएगा। हैदराबाद के मुजफ्फर जंग से मिला। हैदराबाद जो आसफ जहां का कौन था? पोता था। मिलता है, कहता है कि नवाब बनने के लिए सहायता प्रदान करेंगे आपको, है ना। नवाब बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की बात की। लेकिन डुप्ले ने कहा कि पहले आप कर्नाटक में चंदा साहब को नवाब बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो मुजफ्फर जंग कहा ठीक है, मैं करूँगा। चंदा साहब से कहा
हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को नवाब बनाने में मदद करेंगे। दोनों से एक ही बात कहा, दोनों का ठीक है, हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को बनाने में मदद करेंगे। और मुजफ्फरजंग कहा कि चंदा साहब को कर्नाटक में नवाब बनाने में हम मदद करेंगे आपकी। यहाँ तक आप बात समझ गए। अंततः डुप्ले एवं चंदा साहब ने अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। ठीक है, अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया, जिससे जिसे क्या कहते हैं, अंबोर का युद्ध कहते हैं, 1749 में होता है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र मोहम्मद अली जो है भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन जाता है। ठीक है, अब ये सब कहानी जो घटना घट रही थी, अंग्रेज इसको देख रहे थे। अब अंग्रेज आते हैं भूमिका में, तो अंग्रेज क्या करते हैं तो इसे भी समझिए आप। अंग्रेज हैदराबाद के नासिर जंग को सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ में ये नहीं इसकी सहायता कर पाते हैं, तथा कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बनाने में सहायता करते हैं। लेकिन नासिर जंग मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि अंग्रेज इनका भरपूर सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए इसे मार दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। और किसके द्वारा? मुजफ्फरजंग के द्वारा और चंदा साहब के द्वारा। इन तीनों का षड्यंत्र था। ठीक है, और यहाँ का नवाब मुजफ्फरजंग बन जाता है। ठीक है, नासिर जंग तो मारा गया, जो खुद को अपने आप को घोषित कर दिया था। आगे बात करते हैं। डुप्ले का मित्र था बुश्शी। क्या नाम था? बुश्शी। से मुजफ्फरजंग का क्या हो गया? नोकझोंक हो जाता है, जिससे बुश्शी ने मुजफ्फरजंग को हत्या कर दिया। इस प्रकार यहाँ का नवाब सलाबत जंग को बनाया गया। तो बुश्शी और डुप्ले में पहले ही एक आंतरिक बात हो चुकी थी कि अगर मुजफ्फरजंग कुछ आपसे मतलब नोक-झोंक होता है तो उसे समाप्त कर दीजिएगा और सलाबत जंग को बना दीजिए, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ तक कहानी समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसे दोबारा रिपीट करूँगा, तब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज मोहम्मद अली की सहायता के लिए त्रिचनापल्ली गए। डुप्ले तथा चंदा साहब की सेना भी त्रिचनापल्ली पहुंच गया। तो इसे क्या कहते हैं इतिहास में? त्रिचनापल्ली का घेरा कहते हैं। त्रिचनापल्ली में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए, चंदा साहब की सेना आ गया और फ्रांसीसियों का सेना आ गया। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिचनापल्ली का घेरा कहते हैं इतिहास में। तो त्रिचनापल्ली का घेरा क्या था? तो त्रिचनापल्ली का घेरा यह था, मोहम्मद अली की सहायता के लिए अंग्रेज आए और इसके विरोध में चंदा साहब की सेना और फ्रांसीसियों का सेना त्रिचनापल्ली को आके घेर लिया। उसी को हम त्रिचनापल्ली के घेरा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था? सैंडर्स था। सैंडर्स था। और क्लर्क के रूप में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो क्लर्क का यहाँ क्या काम? तो आप इसे समझिए। रॉबर्ट क्लाइव ने सैंडर्स को सुझाव दिया। गब्बर इज बैक एक मूवी है, उसमें आप देखिएगा कि कल यहाँ पर कांस्टेबल होता है, बड़े बड़े अधिकारी को वो सलाह देना चाहता है तो वो नहीं मानते हैं। बोलते तुम कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, तुम क्या हमारी मदद करोगे? और वो कांस्टेबल गब्बर को खोज लेता है। और गब्बर कौन है? तो उसका नेशनल कॉलेज से रिलेशन रहता है। गब्बर इज बैक एक मूवी है, उसको आप देखेंगे। तो अब ये क्लर्क जो था स्टैंडर्ड्स को सुझाव देता है। देखिए, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, आप सीनियर हैं या आप जूनियर हैं, तो अगर कोई आप सीनियर हैं तो आपको जूनियर सलाह दे रहा है तो उसकी भी बात मान लिया कीजिएगा, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि जो आप नहीं सोच पाए वो आपके लिए सोच दे। तो इस बात को आप समझिए कि मैं किस वे में बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, सुझाव दिया कि कुछ सेना यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेना होगा, कुछ सेना त्रिचनापल्ली में रहने दिया जाए और कुछ
कुछ सेना की टुकड़ी कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करने के लिए भेज दिया जाए तो यह युद्ध जीती जा सकती है। यह किसका सुझाव था? रॉबर्ट क्लाइव का। तो सैंडर्स बहुत खुश होता है, बोलता है तुम कलर के पद पे क्या कर रहे हो, तुम बनो सेनापति। तो सैंडर्स ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति बना दिया और सेनापति के रूप में ही अर्काट पर हमला करने के लिए भेज दिया। तथा चंदा साहब ने क्या काम किया कि अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना को अर्काट पर भेजा और क्लाइव 50 दिन तक मोर्चा को संभाले रखा। अंततः चंदा साहब यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्लाइव से युद्ध करने के लिए। तो क्लाइव की मदद करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक सेना की टुकड़ी और भेज दी। इस प्रकार आप देखेंगे कि कर्नाटक में चंदा साहब की हार हुई और मोहम्मद अली को नवाब बनाया गया, क्योंकि ये वास्तविक था, ये वास्तविक नवाब का बेटा था, ये इसे ही बनना था। फ्रांसीसी से समझाए भी थे कि आप वास्तविक नहीं हैं, मोहम्मद अली है जो आपके लिए खतरा बन सकता है, उसे पहले समाप्त किया जाए। वो मार नहीं सके और जिसको हारना पड़ गया, हार गया वहाँ। युद्ध का अंत डुप्ले को वापस बुलाकर किया गया था, ठीक है। इसके स्थान पर गुडेहू गवर्नर बनकर आया। इसने 1755 में पांडिचेरी का संधि किया, 1755 में, 1754 में, जो भी ये डेट है याद रखिएगा। इस प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हो गया। अब इसे मैं समझाता हूँ, इसे आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, ये बहुत भयानक टॉपिक है ये, तो शायद समझ में नहीं आती है, तो आप इसे समझिएगा। हम इसे दो पार्ट कर लेते हैं, दो पार्ट। एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ आपका क्या है, हैदराबाद है एक तरफ। आप कहानी को समझते हुए चलेंगे। हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद। और एक तरफ है कर्नाटक। क्या है आपका? कर्नाटक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, अब पेन मेरे पास में उतनी अच्छी नहीं है जो मैं लिख पाऊँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं पेन खरीद लूँगा जल्द ही। तो अब यहाँ पे पहले ही से एक निज़ाम था, उसका नाम था आसफ जहाँ निज़ाम मुल्क था। जब इसकी मृत्यु होती है हैदराबाद में, इसकी मृत्यु होती है तो इसके 3 दावेदार आ जाते हैं। आसफ जहाँ था, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आसफ जहाँ था। तो उत्तराधिकार के लिए 3 आते हैं। कौन आते हैं? नासिर जंग, दूसरा मुजफ्फर जंग आते हैं, और तीसरा सलाबत जंग। तो सलाबत जंग कभी भी नवाब के पद के लिए दावेदारी नहीं था, तो एक तो साइड हट गया। अब बचा कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग खुद को नवाब घोषित कर लिया, वहाँ का निज़ाम घोषित कर लिया, मान्यता नहीं था फिर भी घोषित कर लिया, अपने दम पर ही कर लिया। अब इतना सारी घटना आप समझ गए। अब कर्नाटक में दोस्त अली था। दोस्त अली की मृत्यु जब होता है, इसका पुत्र अनवरुद्दीन जो वास्तविक शासक था तो बनना ही था, और इसका दामाद था कौन? चंदा साहब। ये भी नवाब पद के लिए दावेदारी कर रहा था। तो अब इन सभी घटनाओं को फ्रांसीसी जो है कि समझ गए। कौन समझ गए? फ्रांसीसी समझ गए। अब फ्रांसीसी क्या काम करते हैं? पहले जाते हैं किसके पास? मुजफ्फर जंग के पास में। किसके पास गए? मुजफ्फर जंग के पास में गए, कहे कि मैं आपका मदद करूंगा हैदराबाद के निज़ाम बनने में, लेकिन आपको एक हमारा मदद करना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ पे चंदा साहब जो है उसे आप कर्नाटक में नवाब बनाने के लिए हमारी मदद करेंगे। इसने कहा ठीक है मैं करूँगा, और इससे भी यही बात कहा फ्रांसीसी कि आप मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में निज़ाम बनाने में मदद करेंगे। तो इसने भी कहा ठीक है मैं करूँगा। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों जगह फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप हो गया। अंग्रेज़ों को डर था कि ये फ्रांसीसी तो राजनीतिक में ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे। तो अब ये क्या काम करता है? अंग्रेज़ जाता है नासिर जंग के पास में। नासिर जंग जो अपने आप को घोषित कर लिया था, नासिर जंग जो घोषित कर लिया था, उसके पास जाता है, कहता है कि मैं आपको पूर्णतः नवाब बनाने में मदद करूंगा।
तो कहता है ठीक है, और कर्नाटक में मोहम्मद अली को भी सहायता करने की बात करता है ये, मोहम्मद अली को। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नासिर जंग को पूरी ईमानदारी के साथ में सपोर्ट नहीं करता है अंग्रेज, जिससे क्या होता है कि फ्रांसीसी और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने क्या काम किया, इसको इसकी पत्ता साफ कर दिया। मुजफ्फर जंग नहीं, सॉरी, मुजफ्फर जंग नहीं, सॉरी, मुजफ्फर जंग नहीं था, सॉरी, मुजफ्फर जंग नहीं था, फ्रांसीसी और चंदा साहब ने इसकी पत्ता को साफ कर दिया, मार दिया। अब यहाँ का शासक कौन बन गया, मुजफ्फर जंग। अब यहाँ का शासक कौन बन गया, मुजफ्फर जंग बन गया। कहाँ का, मुजफ्फर जंग कहाँ का बन गया आपका, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, अब ठीक है। तो अब मुजफ्फर जंग जो है कि आपका हैदराबाद का नवाब निज़ाम बन गया। सलावत जंग साइड है, सलावत जंग दावेदारी नहीं किया था, ये आपको समझ में कहानी आ रही है। तो अब हम बात करते हैं, नासिर जंग तो मर गया। कर्नाटक में नवाब बनाने के लिए मोहम्मद अली जो है, अंग्रेज जो है मोहम्मद अली की सहायता के लिए पहुंचते हैं। तो तृष्णापल्ली एक जगह है, एक मिनट थोड़ा सा, तृष्णापल्ली एक जगह है कर्नाटक में, तृष्णापल्ली, तृष्णापल्ली, ठीक है, तृष्णापल्ली एक जगह है कर्नाटक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ से अंग्रेज आ जाते हैं, दूसरी तरफ से आपके चंदा साहब आते हैं, और इधर से आपके कौन आ जाते हैं, फ्रांसीसी आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे घेर लिया जाता है तीनों तरफ से, तो इसे कहते हैं तृष्णापल्ली का घेरा। क्या कहते हैं इसे, तृष्णापल्ली का घेरा कहते हैं, ठीक है। अब इस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था, अंग्रेज का गवर्नर था आपका सैंडर्स। कौन था, सैंडर्स था। और इसके साथ में क्लर्क था, उसका नाम क्या था, क्लर्क था, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपको बताया, इसने जो है, इसने सुझाव दिया, किसको, इसने सुझाव दिया आपको, किसे, सैंडर्स को, कि इस युद्ध को अगर जीतना है तो एक काम कीजिए। तो ये कहता है क्या, तो कहता है कि एक सेना की टुकड़ी आप कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर भेजिए, अर्काट पर भेजिए, और एक सेना का टुकड़ी आप यहीं रखिए, घेरा बनाए रखिए, तब इस युद्ध को आसानी से आप जीत सकते हैं। अब क्या होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही, रॉबर्ट क्लाइव को ही सेनापति बनाता है कौन, सैंडर्स। रॉबर्ट क्लाइव को ही सेनापति बनाता है सैंडर्स, और ये जाकर के अर्काट पर घेरा डाल देता है। अब चंदा साहब जो है कि अपने पुत्र के नेतृत्व में कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर भेजता है कि जाओ वहाँ का मोर्चा संभालो। अब ये दोनों के मध्य युद्ध होता रहा, लगभग 50 दिन तक ये मोर्चा को संभाले रखा। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अंततः कौन पहुँचता है यहाँ पे, खुद चंदा साहब यहाँ पहुँचते हैं, चंदा साहब यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, यहाँ चंदा साहब यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो सैंडर्स जो है, जो सैंडर्स है, एक सेना का टुकड़ी भेजता है, किसे, रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट के लिए, क्लाइव के सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्लाइव के सपोर्ट के लिए भेजता है। अंततः क्या होता है यहाँ पे, इस युद्ध, इसमें चंदा साहब कर्नाटक में पराजित हो जाते हैं,
और यहाँ का नवाब कौन बनता है? मोहम्मद अली, जो वास्तविक था उसे बना दिया जाता है। अब क्या होता है? फ्रांसीसी कंपनी को लगता है फ्रांसीसी कंपनी को लगता है कि डुप्ले जो है वहाँ तो लड़ाई ही कर रहे हैं, उनको बहुत घाटा हो रहा था, तो उन्हें वापस बुला लिया गया। वापस बुलाया गया किसे? वापस डुप्ले को बुलाया गया। डुप्ले चले गए कहाँ? फ्रांस चले गए। जब फ्रांस चले गए तो यहाँ इनके स्थान पर कौन आया? गोडेहू। गोडेहू आया गवर्नर बन करके। इसने अंग्रेजों के अधिकारियों से मिला और जाकर के शांति समझौता का प्रस्ताव रखा, जिसे पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। यह आपका 1754-1755 के आसपास में होता है। इस संधि के माध्यम से इस युद्ध की समाप्ति होती है। आप समझ गए होंगे। ये कहानी मैंने जो आपको मैंने बताया है, इस कहानी को आप सुनिए, उसके बाद इसे समझिए, रुक रुक करके ही समझिए। पर इस कहानी को जब आप नहीं समझेंगे तो आपका ये फैक्ट का जो क्वेश्चन है वो कैसे बना पाएंगे? फिर आपको समझना ही पड़ेगा इस कहानी को। कोई बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है, बस एक दो बार सुनेंगे तो आपको कहानी मैंने उस तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आपको याद हो जाए। अब प्रथम प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, अब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध में पहुंचते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या था तो हम उसे भी देखते हैं, देखिएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 1755 से 1763 के मध्य में होता है। इस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या होता है? ऑस्ट्रिया और पर्सा एक दूसरे के आमने सामने ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, पर्सा कहाँ पड़ता है, मैप पे देख करके कमेंट में बताइएगा। जिसमें पर्सा का पक्ष कौन लिया था? ब्रिटेन। एवं ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस कर रहे थे। अब इसका प्रभाव, इस युद्ध का प्रभाव, किस युद्ध का प्रभाव? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जब यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने आते थे तो जहाँ जहाँ इनका उपनिवेश था वहाँ वहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते थे। अब क्या होता है? इस युद्ध का प्रभाव भारत में पड़ा, जिससे भारत में भी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियां आपस में लड़ने लगे। अब इस समय भारत में प्रथम युद्ध, सॉरी यहाँ वन दिवस हो गया है, प्रथम युद्ध, इसको कट कीजिए, इसको भी, क्या हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे आप कट कर दीजिएगा, है ना। मैं फिर से इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रथम युद्ध जो है, युद्ध होता है जिसमें यह साबित हो जाता है कि भारत में कौन रहेगा। देखिए वन दिवास है यहाँ पे, यहाँ वनडिवास होना चाहिए था। जो मैं काटने बोला हूँ इसे आप देखिएगा, ये जो है वांडीवास होना चाहिए था, वांडीवास। तो इसे आप सुधार करके यहाँ पे वांडीवास कर लेंगे, ठीक है। वांडी वास कर लेंगे, वांडीवास कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वांडीवास, वांडीवास, ठीक है। वांडीवास होगा, वन डी दिवस है ना, तो वांडीवास होगा, वन दिवस हो गया है, तो वांडीवास वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें यह साबित हो जाता है कि भारत में कौन रहेगा। अब अब क्या होता है आगे तो हम समझते हैं। 1756 में फ्रांसीसी ने काउंट डी लाली को भारत भेजा, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए।
यह आते ही फोर्ट सेंट डेविड पर हमला कर दिया। हम फोर्ट सेंट डेविड क्या है हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे, और इसे जीत लिया। इसके बाद तंजौर पर हमला करता है, जहां पर अंग्रेज का सेनापति सर आयरकुट सेना का नेतृत्व कर रहा था। तत्पश्चात काउंट डी लाली मद्रास पर हमला करता है और यहां असफल हो गया। इसके बाद फ्रांसीसी सेना वांडीवास में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसे वांडीवास का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होता है और फ्रांसीसी क्या होता है इसमें हार जाते हैं। 1761 में पांडिचेरी छीन लिया। इसके साथ साथ माहे, कराईकल, जिंजी सब छीन लिया था फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप में पेरिस की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्त हो गया। इस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों से कहा गया कि अब आप भारत में सेना नहीं रखेंगे। चंद्रनगर को वापस लेकर दक्षिण का क्षेत्र छोड़ देता है। इस प्रकार भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी कोई खास नहीं है इसमें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जब जब ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आते थे, ये ब्रिटेन है, ये आपका फ्रांस है, आमने सामने आते थे, तो भारत में क्या जहाँ जहाँ उपनिवेश होता था इन दोनों का, वहाँ पे भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है कि एक दूसरे के आमने सामने आ गई। तो अब ब्रिटेन में क्या होता है कि एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध में एक तरफ आपका कौन था, पर्सा था, एक तरफ आपका ऑस्ट्रिया था। तो पर्सा का सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटेन, और ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांसीसी कर रहे थे। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव आपका भारत में भी देखने के लिए मिलता है। भारत में जो है कि जो युद्ध होता है प्रथम दोनों के मध्य, वो वांडीवास के नाम से जाना जाता है। वांडीवास जो 1760 के आसपास में होता है। ठीक है, इस युद्ध में यह फैसला हो जाता है कि भारत में कौन रहेगा, कौन जाएगा यहाँ से। अब क्या होता है कि काउंट डी लाली आता है। क्यों आता है, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पे आता है। तो यह आते के साथ सेंट फोर्ट डेविड पर हमला करता है और उसे जीत लिया। और उसके बाद यह तंजौर पर हमला करने के लिए गया। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे सर आयरकुट सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यह तत्पश्चात इसके बाद मद्रास पर हमला करता है, और यह मद्रास से भी इसकी असफलता की हाथ लगी। इसके बाद क्या होता है कि पेरिस आपका एक संधि होता है, जिसे आप पेरिस के संधि के नाम से जानते हैं। दोनों के मध्य होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है। ब्रिटेन फ्रांसीसियों से कहता है कि अब भारत में सेना नहीं रखेंगे, और उसके बाद में एक जो फ्रांसीसी का जो क्षेत्र था, माहे, कराईकल, जिंजी इत्यादि जो भी क्षेत्र था उसे छीन लिया। और 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का हार होता है, और यहाँ से वो चले जाते हैं, बोरी बिस्तरिया बांध करके यहाँ से निकल लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है। तो मैंने लास्ट में एक समीकरण दिया है आप लोगों को, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, जो आप लुसेंट में भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लुसेंट में भी पढ़ते होंगे। तो मैंने इसको विस्तार करने का प्रयास किया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ है। भारत के संदर्भ में इसे सैन थोमे का युद्ध के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था आपको, इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के था। इस युद्ध का अंत एक्स-ला-शापिल की संधि के अंत हुआ था। बस उतनी कहानी को मैंने विस्तार किया था आपको, है ना। दूसरा क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ। भारत के संदर्भ में अंबूर का युद्ध होता है ना, 1749 में। ठीक है, तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, कर्नाटक एवं हैदराबाद के निजाम का उत्तराधिकार का युद्ध था, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था। और हम क्या देखते हैं, इस युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि से अंत होता है 1754 में। अगला क्या है, तृतीय कर्नाटक युद्ध।
इस युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ था। भारत के संदर्भ में जो है कि यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध लिख लेंगे, यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध ब्रैकेट में। भारत के संदर्भ में वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। 1760 में हुआ था ये वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। इस युद्ध का तत्कालीन कारण सप्तवर्षीय युद्ध था, मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। इस युद्ध का अंत पेरिस की संधि से 1763 के माध्यम से हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज तीनों कर्नाटक युद्ध मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो वीडियो है, इसका जो PDF जो है आपका वीडियो जब तो अपलोड कर दूंगा मैं, आधे घंटे में मिल जाएगी आपको। और इसका जो PDF जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ पे आप सुधार कर लेंगे और फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरे इतिहास को समाप्त करने के बाद मैं आपको एक PDF A4 साइज़ का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जो टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। लगभग 200-250 पेज के अंतर्गत आएगा। 200-250 पेज नहीं तो लगभग 200 पेज तो मान के ही चलिए। 200 पेज में आपका UPSC का हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट PSC का हो, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम का हो, तो उसमें इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल जो आते हैं, जो आने की संभावना है, उसमें सारा इंक्लूड होगा। और जो PPSC में सिलेबस जो चेंज हुआ है, उसमें भी आपका 100 शब्दों में जो लिखना होता है उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।